जीएस आश्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले बार यूरोपीय कंपनियों का आगमन में अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ा था, उसमें डच कंपनी को अंग्रेजों ने 1795 तक बाहर कर दिया था भारत से, और अरब सागर पे उन्होंने अधिकार कर लिया था। आगे हम आज पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। पिछले बार मैंने बताया था कि अंग्रेजी कंपनी पुर्तगाली और डचों को बाहर करने के बाद उनका प्रतिद्वंदी एक और फ्रांसीसी कंपनी था जो आने वाला था, और वो फिर 1795 तक डच और पुर्तगालियों को बाहर करके जो अरब सागर पे कब्जा किया था। फिर उसके बाद संघर्ष शुरू होता है फ्रांसीसी कंपनी के साथ। हुआ यूं कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक फ्रांसीसी जो थे मेडागास्कर वगैरह में व्यस्त थे। फिर क्या हुआ हम आगे की जो मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट है वो इस तरीके से पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री की यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, उसको हमने एक छोटा छोटा पार्ट करके 5 भागों में विभाजित किया है। आज उसका फाइनल पार्ट है, पार्ट 5। मैंने इससे पहले 4 पार्ट और बना दिया है। आपने अगर उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके आप देखें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ, वो कैसे भारत में आए, उनका कैसे क्या जर्नी रही, क्या भारत में उनकी यात्रा रही, कैसे वो संघर्ष किए, और अंत तक क्या हुआ उस कंपनी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ आपको जो यूरोपीय कंपनियों का पार्ट 5 है वो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बेहतर हेल्प मिलेगा। लुई 14वें के शासन काल में उसके एक मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ। यह पूर्णतः राज अधीन था, ये राजा के अंदर काम करते थे। 1667 में फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में फ्रांसीसी कंपनी ने सूरत में और 1669 में पूर्वी तक मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ्रांसीसी कंपनी का जो गठन है वो 1664 में हुआ था, और उनकी पहली फैक्ट्री जो 1668 में सूरत में स्थापित किया था। आगे मैं 1669, ये देखिए इसमें आपको मसूलीपट्टनम में जो दूसरा कारखाना खोला था वो साथ में मैंने इंक्लूड किया है। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकोंडा के सुल्तान से सैंथोम छीन लिया और उस पर कब्जा कर लिया। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से पुदुचेरी को प्राप्त किया, और आगे चल करके उसी का विकास पांडिचेरी में हुआ। आपको बता दें कि पांडिचेरी में जो उन्होंने 1673 ईस्वी में जो उनका उस पर अधिकार बना, तो वो फिर अधिकार छोड़ते हैं 1954 में, यानी कि देश आजाद के बाद। आपको फ्रांस 1672 से 1713 ईस्वी तक प्रायः ये युद्ध से हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रहा, जिससे फ्रांसीसियों को ज्यादा हरास हुए और वो आगे उधर यूरोप में वो ज्यादा विकास नहीं कर पाए। इसके बाद 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपना कंपनी का पुनर्निर्माण किया। 1742 के बाद इनका साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य बनाया, और यह 1742 में पुनः प्रभुता को प्राप्त कर लिया। ये अपना जो वजूद खोया था, जो इनका प्रभुता था, वो जो डाउनफॉल हुआ था, उन्होंने 1742 में जो कंपनी का पुनर्निर्माण किया, उसके बाद इनको फिर से 1742 में प्रभुता हासिल हो गई। 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले को नियुक्त किया गया। फ्रांसीसी इतिहास का एक नए
अध्याय के रूप में शुरुआत हुई। डुप्ले के आने के बाद उधर आपको 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो चुका था। उसके बाद 1742 में डुप्ले का नियुक्ति होती है। इधर पांडिचेरी के तरफ आपको उनको गवर्नर बना के भेजा जाता है। इसके बाद अंग्रेजों जो थे फ्रांस के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अंग्रेज और फ्रांस ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इसमें व्यापार जो था एक दूसरे को, अंग्रेज और फ्रांस दोनों एक दूसरे को क्षति पहुंचाना चाहते थे। वो अपने अपने व्यापार पर एकाधिकार करना चाहते थे और सर्वोच्चता की लड़ाई थी। इसमें 3 कर्नाटक युद्ध था। दक्षिण के क्षेत्र जो थे इसमें राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। इसमें अंग्रेज और फ्रांस का कहीं न कहीं ये मंशा था कि हम अपना यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप करके अपना राजनीतिक कायम रखें और अपना अधिकार बना के रखें। उसी बीच उनको वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया जो 1740 में वहाँ पे शुरू हुआ और उसका प्रभाव यहाँ पे 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ था वो यहाँ 1746 में शुरू हुआ। आगे हम देखते हैं 17वीं शताब्दी तक अंग्रेज पूर्णतः डच और पुर्तगाली को भारत से समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में नया प्रतिद्वंदी के रूप में एक फ्रांस आता है। मैं बीच बीच में आपको आगे की पॉइंट बताता हूं। जैसे कि ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ 1740 में वहां शुरू हुआ, उसका प्रभाव 1746 में यहाँ पर कर्नाटक युद्ध में हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया में वो दोनों लड़ रहे थे फ्रांस और इंग्लैंड, वो आपस में, उसके वजह से भारत में भी वो आपस में लड़ पड़े। उसके बाद 1668 ईस्वी में सूरत में कारखाना खोला फ्रांस ने और वो खोलने में वो सफल भी रहे। 1690 से 92 ईस्वी के बीच कलकत्ता में भी व्यापारी केंद्र की बनाने की उसने सफलता पाई। 18वीं शताब्दी के आरंभ में 2 वर्षों में फ्रांसीसी व्यापार में काफी प्रगति पाई, उसमें उन्होंने काफी प्रगति किया 2 वर्षों में, जो उनके लिए लाभदायक था। आगे बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संघर्ष था वो और कुछ नहीं था, व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण करना था। ये चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों का मंशा एक ही था और वो दोनों एक दूसरे को परास्त करके व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे ताकि अपनी शक्तियां कायम हो और सारा का सारा मुनाफा जो है एक ही कंपनी की, एक ही जो दल थी उनको प्राप्त हो सके। तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई और मुख्य संघर्ष का कारण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ था व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करना और राजनीतिक नियंत्रण था। 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ और जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। 1740 में जो फर्स्ट ऑस्ट्रिया का युद्ध शुरू हुआ तो उसका प्रभाव भारत में 1746 और 48 के बीच हुआ, जो वहाँ यूरोप में एक ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ जिसमें फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज दोनों आपस में संघर्ष के लिए लड़ पड़े, जो उत्तराधिकार में ऑस्ट्रिया किसकी होगी। तो इसका प्रभाव, वो लड़ वहाँ रहे थे, इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, जो 1746 में यहाँ शुरू हुआ और 1748 में खत्म हुआ। आगे हम इसको एक चार्ट के माध्यम से एक ड्रॉ करके हम लोग समझेंगे, जो कितने युद्ध हुए, कहाँ लड़े गए और कारण क्या थे, उद्देश्य क्या थे और
जीत किसकी हुई, किस संधि के तहत क्या क्या हुआ, ये सारे कुछ हम ये एक चार्ट के माध्यम से वीडियो के अंत में पढ़ेंगे। तो इसमें हुआ क्या, जो 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नियुक्त किया गया। इंग्लैंड और फ्रांसीसी आपस में ऑस्ट्रिया के युद्ध के लिए 1740 से लड़ रहे थे। इसी बीच डुप्ले को नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आ गए। शुरू में सिर्फ इनका व्यापार ही करना था, शुरू में इनको सिर्फ व्यापार करना था। बाद में डुप्ले को नियुक्त करते ही उसका राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आ गया। आगे दक्षिण के क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता चल रही थी। इसमें दोनों जो थे, यहाँ पर भी उत्तराधिकार का माहौल बना हुआ था। इसमें एक पक्ष फ्रांसीसी दूसरे राज्य के साथ दे रहे थे, एक हैदराबाद का साथ दे रहे थे, एक कर्नाटक का साथ दे रहे थे। ये अलग बात है, ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे आप किताब में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे। चंदा साहब, नासिर जंग, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो एक गुट थे फ्रांसीसी जो हैदराबाद के अलग सपोर्ट कर रहे थे, एक कर्नाटक के अलग सपोर्ट कर रहे थे। ये सब अलग अलग है। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में 1748 में एला शासन की संधि के द्वारा भारत संधि के बाद भारत में युद्ध समाप्त हो गए। वहां समाप्त हुआ, इसके साथ ही भारत में भी समाप्त हो गए। इसमें मद्रास एवं फ्रांसीसी ने अमेरिका के लुइसबर्ग, यानी कि अंग्रेज जो थे उनको मद्रास फिर से वापस मिल गया, और फ्रांसीसियों को जो था अमेरिका के लुइसबर्ग, वो संधि के तहत दोनों अपने अपने जगह पे फिर से वापस आ गए। 1753 में लगातार जीत का सिलसिला फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच चलता रहा, और लगातार डुप्ले को जब से नियुक्त किया गया, भारत में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही। संघर्ष की स्थिति में डुप्ले हमेशा राजनीतिक हस्तक्षेप और व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के मकसद से हमेशा वो मतलब संघर्ष का स्थिति बना के ही रखता था, जिससे फ्रांसीसी जो कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूर्णतः राजाधीन थी। इससे वहां के राजा काफी नाराज हुए और डुप्ले को वापस बुला लिए। डुप्ले को वापस बुलाने के बाद उनके जगह पे गॉडरू को नियुक्त किया गया। ये जो गवर्नर थे एक अदूरदर्शी थे। इन्होंने नियुक्त होते ही अंग्रेज से संधि की वार्तालाप करना शुरू कर दिया। आगे 1755 में पांडिचेरी के संधि के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गए। इस युद्ध में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, जिसमें फ्रांसीसी थोड़ा, क्योंकि इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ, इसमें न अंग्रेजों को कोई लाभ हुआ, न फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ। पुनः जो एक दूसरे के क्षेत्र में जो कब्जा किए हुए थे, वो फिर पुनः अपने अपने स्थान पे आ गए। लेकिन इन दोनों को तो कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन ये स्पष्ट जरूर हो गया कि भारतीय जल सेना जो थी ये कमजोर थी, और आने वाले समय में भारत पर जो यूरोपीय का कब्जा होने वाला था, ये स्पष्ट हो गया। आगे इसमें हम पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध से स्पष्ट हो गया कि आने वाला समय जो था वो अंग्रेज का था, और गॉडरू ने उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। मैंने पीछे भी बताया था कि गॉडरू को जब डुप्ले को यहाँ से बुला लिया गया, उसके बाद जो गवर्नर नियुक्त किया गया वो अदूरदर्शी था, और वो अंग्रेज से संधि की बात करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। और फिर वो एक अंग्रेज को कहीं न कहीं वो मार्ग खोल दिया, जो
अंग्रेज एकाधिकार की ओर बढ़ने लगे। 1756 में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच 7 वर्षों का युद्ध शुरू हो गया, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तीसरी जो था कर्नाटक युद्ध, वो शुरू हो गया भारत में भी। 1756 में सप्तवर्षीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और इसका भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व रोकने के लिए विशाल सेना के साथ जो था फ्रांस के काउंट डी लाली को भेजा गया। लेकिन काउंट डी लाली को जब तक भेजा गया तब तक बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1760 में ही अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। भारत में जो वर्चस्व अंग्रेज का बढ़ रहा था, इसको रोकने के लिए फ्रांस ने एक सेना भेजा, जो काउंट डी लाली के नेतृत्व में भेजा गया। जब तक वो यहाँ पर आए तब तक यहाँ जो युद्ध का माहौल बना हुआ था, वो युद्ध में तब तक अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लिया और उनको आने में विलम्ब हो गई थी, तब तक ये देर कर चुके थे। 1760 में वांडीवास जो पांडिचेरी में पड़ता है, उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सेना हार गई और अंग्रेजों के साथ ही भारत में उनका फ्रांस का भाग का अंत हो गया। फ्रांस के जो सेना नायक थे बुस्सी, उसको अंग्रेज बंदी बना लिया और उनका फ्रांस का जो राजनीतिक उद्देश्य था, जो व्यापार में एकाधिकार करने का जो मंशा थी, वो उनका भाग का अंत हो गया। 1763 में पेरिस की संधि हो गई एवं दोनों शक्तियों का संघर्ष समाप्त हो गया। 1756 में जो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था, वो 1763 में पेरिस के संधि के साथ समाप्त हो गए और दोनों शक्तियों में समझौता हो गया। साथ ही यह भी समझौता हुआ कि भारत में फ्रांस कोई भी सैन्य शक्ति नहीं रखेंगे। पांडिचेरी, चंद्रनगर आज फ्रांसीसियों को लौटा दी गई और मैंने साथ ही बताया था कि शर्त रखा गया कि आप सेना भारत में नहीं रखेंगे। इसके बाद हम चार्ट के माध्यम से ये समझेंगे जो कौन कौन से युद्ध हुए, क्या कारण थे, कितने युद्ध हुए, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें क्या विशेष था और किस संधि के तहत युद्ध को समाप्त किया गया। इसके बाद कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है तीर कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसमें मैं पहले वीडियो में मैं बताया था, इससे पहले की टाइम में जो मैं चार्ट के थ्रू चार्ट ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा कैसे युद्ध हुए और कितने युद्ध हुए, कौन से वर्ष में हुए, कारण क्या रहे, संधि क्या रही और विशेष इसमें क्या था। तो इसमें हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चार्ट को इस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें याद करने में दिक्कत होगी। इसमें हम पहले ऐसे पढ़ेंगे फिर ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले चार्ट को हम पढ़ते हैं इस तरीके से। तो पढ़ेंगे कितने कर्नाटक युद्ध हुए, तो 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कितने कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कौन से वर्ष में हुआ, 1746 से 1748 में। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक लड़ा गया। फिर 1756 से 1763 में। पहला जो प्रथम युद्ध था वो 2 वर्षों के लिए हुआ भारत में, लेकिन मैं वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जो यूरोप में एक देश पड़ता है, उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में जो संघर्ष कर रहे थे उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रिया पर किसका अधिकार हो, मेरा तो मेरा, इस चक्कर में वहां जब लड़ते थे तो भारत में दोनों की शक्तियां आपस में लड़ जाते थे, क्योंकि 1748 तक लड़ा गया। 46 से 48 भारत में वो 2 वर्षों के लिए, फिर लड़ा गया 5 वर्षों के लिए भारत में
1749 से 54 के लिए, फिर 7 वर्षों के लिए जो यूरोप में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, जो 1756 में शुरू हुआ और 63 में समाप्त हुआ। तो कितने युद्ध? तो 3 युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कौन कौन से वर्ष में लड़े गए? तो 1746 में से 48 तक, 49 से 54 में, और फिर 56 से 53 में। अब हम पढ़ते हैं कारण क्या था। प्रथम युद्ध जो हुए वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जो यूरोप में जो देश पड़ता है उसमें फ्रांस और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे, जिसमें भारत में भी युद्ध की स्थिति बन गई। दूसरा जो मैंने बताया था, जो दक्षिण भारत में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, जो यहाँ पर उत्तराधिकार का यहाँ भी युद्ध की संभावना बन गई थी, तो 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक अम्बूर जगह है, आप देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो एक जो है कर्नाटक और हैदराबाद, जो हैदराबाद और कर्नाटक थे दोनों आमने सामने आ गए थे। जो ये समुद्री इलाका है, ज़्यादातर जो है अंग्रेज चाहे या यूरोप के जो भी कंपनियां आती थी वो समुद्र मार्ग से आती थी, वो अपना व्यापारिक केंद्र समुद्र के आसपास ही स्थापना करती थी। तो हैदराबाद और कर्नाटक दोनों आपस में लड़ गए थे। तो वहाँ जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर भी एक गुट ने नासिर जंग का साथ दिया और दूसरा गुट ने मुजफ्फर जंग का, चंदा साहब, ये सब आगे आप बुक में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखें कि दूसरा जो 1749 और 54 के बीच में हुआ वो हैदराबाद एवं कर्नाटक के लिए युद्ध, 2 गुटों में संघर्ष हुआ उत्तराधिकार के लिए। जो यहाँ के नवाब का देहावासन हो गया उसके लिए उन्होंने, उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में फायदा उठाने की कोशिश में 2 गुटों में बट गए, जो एकाधिकार मेरा प्राप्त हो तो मेरा प्राप्त हो। लेकिन इसमें हुआ क्या, अंतोगत्वा पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में, और इसमें ये क्लियर हो गया कि फ्रांसीसी का भाई का अंत हो जाएगा। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। इसमें मैंने बताया अम्बूर का युद्ध, फ्रांस और अंग्रेज अलग अलग गुटों में बट गए थे। तीसरा जो युद्ध हुआ 1756 से 1763, जो 7 वर्षीय युद्ध था, यह यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका प्रभाव जो था ये भारत में भी पड़ा। इसमें पेरिस की संधि हुई 1763 में। जो यहाँ पर जो हुआ युद्ध वो बांडीबास का युद्ध हुआ, और फ्रांस का पतन हो गया 1760 में। अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आयरकूट कर रहे थे, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि जब काउंट डी लाली को यहाँ भेजा गया 1758 में, तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य कायम कर लिया था। तो आपको फिर से एक रिमाइंड करा देते हैं, इसमें आपको पूछा भी जा सकता है कि फ्रांस का पतन कब हुआ, तो 1760 में। ये आप फिर से एक रिमाइंड करते हैं हम लोग, कितने युद्ध हुए? 3। कब कब लड़ा गया? 1746 से 48 में पहला युद्ध, 1749 से 54 तक दूसरा युद्ध, और 1756 से 1763 तक तृतीय युद्ध। कारण क्या थे? पहला युद्ध में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का, दूसरा में हैदराबाद उत्तराधिकार, जो वहाँ के राजनीतिक दल थे उसके लिए आपस में। लेकिन इसमें लड़ दोनों फ्रांस और अंग्रेज लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं उनका मंशा एकाधिकार का था। तो पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में, और ये युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच में, 7 वर्षीय, और पेरिस के संधि के साथ भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो गए। और युद्ध समाप्ति के साथ साथ भारत में फ्रांस का जो
व्यापारिक और एकाधिकार प्राप्त करने की जो मंशा थी वो भी उसको उखाड़ फेंका अंग्रेजों ने, और डुप्ले जो यहाँ राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार का जो नींव डाला था उसको भी अंग्रेज ने उखाड़ फेंका, और अंग्रेजों का आधिपत्य एकाधिकार जो उस समय से कायम हुई और जो 1947 तक बना रहा। और अंग्रेज आए और यहाँ से 1947 में गए, मैंने पहले भी बताया। अब हम लोग थोड़ा सा जो ब्रिटिश, फ्रांस, डच कंपनी के अलावे जो और कंपनियां छोटी छोटी आई थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही हम लोगों का यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो पार्ट 5 ये फाइनल वीडियो है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का पतन। तो अभी हम पढ़ लेते हैं जो छोटी छोटी कंपनियां आई वो क्या कैसे यहाँ उनकी यात्रा रही, और वो अंत में जो थे वो कैसे यहाँ से भारत से बाहर गए, इसके बारे में। तो एक कंपनी आई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की थी। ये भी व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1616 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इनका 1620 में तंजौर तैकोबर तमिलनाडु में कारखाना स्थापित किए। 1620 में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। 1755 में कलकत्ता के नजदीक श्रीरामपुर में मुख्य व्यापारिक बस्ती भी बनाई और अपना व्यापारिक मुख्यालय की भी स्थापना की। 1854 में ब्रिटिश सरकार को बेच दी। लगातार ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी डचों के बीच इनको देखा गया, लगातार ये आपस में एक दूसरे की शक्तियों के साथ संघर्ष हो रहा है और बराबर हरास हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने सोचा यहाँ से जाना ही बेहतर है। तो इन्होंने ब्रिटिश जो अंग्रेज के हाथों अपना कंपनी बेच दी और यहाँ से वो चले गए। दूसरी कंपनी एक है जो स्वीडिश कंपनी है। ये स्वीडन की कंपनी थी जो लास्ट में आई थी, सबसे अंत में आई थी 1731 में। 1731 में स्वीडिश कंपनी की स्थापना है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने कौन सी कंपनी कब स्थापना हुई इसके बारे में मैं डिटेल में बताया हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो वो जा करके देखिए, जीएस आश्रम पे आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। फिर इन्होंने जो 1731 में कंपनी की स्थापना की, इन्होंने ज्यादातर व्यापार जो था वो चीन आदि क्षेत्रों में किया। भारत में ये बहुत कम ही रहे और ये चीन में बिजनेस किए, चीन में व्यापार अपना किए। भारत में कम व्यापार किए और चीन में ज्यादातर ये व्यापार किए, चीन आदि क्षेत्रों में ज्यादातर। इससे परीक्षा में सवाल नहीं पूछते, क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते। आपको जो मेन क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे वो आपको पूछेंगे पुर्तगाल से, डच से, और ये आपको अंग्रेज से ही पूछेंगे, फ्रांस से पूछेंगे, और आपको इधर से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो जो मेन पॉइंट था वो मैंने कवर करा दिए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगेगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे अगले वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा। अगला वीडियो जो आएगा वो मुगलों का पतन रहेगा। इसके अलावा आपको और कौन से वीडियो चाहिए, किस पे चाहिए, कौन से एग्जाम बेस्ट पे चाहिए, तो जो कंपटीशन लेवल की होगी मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आपको उपलब्ध करा दूं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जीएस आश्रम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।